चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका था। इको शॉक वाले करंट अफेयर जो कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम क्वाड के बाद स्क्वाड। ये कौन सा नाम है सर? सर क्वाड के बाद स्क्वाड मतलब क्वाड के आगे हम इस एस लगा दें स्क्वाड हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही कुछ लग रहा है सर। अच्छा, कहानी सुनाते हैं, टेंशन एकदम लेने की ज़रूरत नहीं है ना, बस आराम से सुनते रहिए। क्वाड के बाद स्क्वाड, इसमें क्या है कि अमेरिका जानते हैं, अमेरिका नहीं जानते हैं। अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेराबंदी के लिए, अमेरिका के नेतृत्व किसकी घेराबंदी? अच्छा, चीन के लिए, मतलब अमेरिका जो है चीन की घेराबंदी की जुगाड़ लगाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका के नेतृत्व में चीन की घेराबंदी के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। कौन कौन? जापान जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, तीन को याद रखिएगा ना। क्या है इसके बारे में? जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, 4 देशों का संगठन हाल ही में बनाया, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्वाड बोलते हैं। स्क्वाड जैसे आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि 4 देश इसमें शामिल है। मतलब क्या? मतलब एक तो अमेरिका है भाई, ये तो हीरो है ना। अमेरिका तो घेरने के चक्कर में पड़ा भाई चाइना को। बाकी जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस, पता ये होना चाहिए कि बाकी 3 लोग कौन हैं। 3 लोग। सर जापान हम तो गए नहीं कि सर जापान कैसे याद रखेंगे? हाँ, फिर ठीक है। जापान नहीं याद रखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया हम नहीं याद रखेंगे। फिलीपींस तो बात ही छोड़िए, है ना। फिलीपीन का एक रणनीतिक संगठन है जिसकी पहल हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर अंकुश लगाने के लिए की गई। याद रखिएगा, मतलब अमेरिका को इस बात का टेंशन है कि चाइना जो है कुछ इधर उधर दिमाग लगाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या बनाएगा? स्क्वाड। जैसे आपका दिमाग में आए स्क्वाड क्या है, तुरंत दिमाग में ये बात क्लिक होना चाहिए, स्क्वाड क्या है? चाइना को रोकने का एक प्लान है, एक संगठन है जिससे मतलब रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पॉइंट आता है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्या कह रहे हैं? अप्रैल 2024 में अमेरिका, जापान और फिलीपींस का त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन और दक्षिण चीन सागर में संयुक्त समुद्री गश्त के बाद इस नए बहुपक्षीय संगठन स्क्वाड का जन्म हुआ। स्क्वाड का जन्म हुआ सर, क्या बधाई मिली? स्क्वाड का जन्म हुआ। चलो पहले चलते हैं, बधाई मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मतलब जब बच्चा कोई पैदा होता था सर ऐसा क्यों, मतलब इतना बड़ा खुशी क्यों है? अच्छा। खैर, यह फिलिपिनो पॉलिसी सर्किल के समय पर बढ़ावा देता है। अच्छा, क्या फिलिपिनो पॉलिसी सर्किल को समय पर बढ़ावा? अच्छा, ये आप जो है मेंस का में यूज कर सकते, ये टर्म फिलिपिनो पॉलिसी सर्किल यूज करेंगे जब ना, ये मज़ा आ जाएगा एग्जाम में पढ़ करके। बेटा पढ़े वो, लग रहा है तुमने जो है जा कर के फालतू काम नहीं किए हैं, गली चौराहे में पढ़ाई की हो, है ना। उसके बाद क्या है? दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपीन के बीच तनाव। किसके बीच? चीन और फिलीपीन के बीच तनाव, समझ रहे हैं ना, दक्षिण चीन सागर में। तभी तो ऐसा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है फिलीपीन क्यों गया, स्क्वाड क्यों गया? अच्छा, फिलीपीन लगा, चलो बताता हूँ मैं। अमेरिका से थोड़ा मिलता हूँ, फिर बताता हूँ, आता हूँ, है ना। जैसे वो सुग्रीव वाला हाल होता है देखोगे रामायण जो देखेंगे पता होगा कि रुको मैं आराम से मिल के बताता हूँ तुम्हें उसी तरह से। तो चीन और फिलीपीन के बीच तनाव व ताइवान को लेकर चिंता के बीच चीन के बढ़ते खतरे तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण के लिए इस क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस होगी भाई। जब पड़ोसी परेशान करेगा तो महसूस होगी। चीन के मुकाबले के लिए, किसके मुकाबले के लिए? चीन के मुकाबले के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, ये सर इनको याद रखना, क्या नहीं इनको यहाँ याद रखना, के नेतृत्व पेंटागन जानते हैं? नहीं जानते होंगे। अपनी क्षेत्रीय रक्षा रणनीति को मजबूत कर रहा है। कौन? पेंटागन, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? स्क्वाड एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। असीमित सर, पूरी दुनिया में छाया हुआ। हाँ, 4 देश मिलकर ना पूरी दुनिया में छा लेंगे और जो है सबको हरा देंगे मतलब अलग ही लेवल से सोचो। स्क्वाड एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, जबकि क्वाड का असर पूरे हिंद प्रशांत महासागर पर बना रहेगा। क्वाड, पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक है स्क्वाड, एक क्या है? स्क्वाड, एक है क्वाड, है ना। एक कौन है? क्वाड। स्क्वाड के ऊपर स्क्वाड लिख दिया गया है, याद रखिए बस और कुछ नहीं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि एक स्क्वाड है, एक क्वाड है, ठीक है। तो क्वाड क्या है? हिंद प्रशांत महासागर पर बना रहेगा।
हिंद प्रशांत महासागर एरिया पता समझ में है। और उसके बाद क्या है, ये स्क्वाड एक जो है विशेष क्षेत्र तक सीमित रहेगा, ठीक है। स्क्वाड की तुलना में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। स्क्वाड की तुलना में क्वाड को ज़्यादा अहम माना जा रहा है। किसको? स्क्वाड की तुलना में किसको? क्वाड को ज़्यादा अहम माना जा रहा है। पॉइंट ध्यान रहे, भूलिएगा मत। उसके बाद क्या आता है, स्क्वाड से व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को संभालने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अच्छा, स्क्वाड से व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को संभालने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अमेरिका देख रहा था, अमेरिका सुन रहा होगा। अच्छा, अगर अमेरिका ये सब पढ़ेगा क्या कह रही है, अच्छा मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब सिखाया जाएगा मैं क्या कर रहूँगा, है ना। बेइज्जती महसूस हुई ना। उसकी प्राथमिक भूमिका संभवतः दक्षिण चीन सागर में स्थानीय उपस्थिति होगी, ठीक है। लेकिन ये लाइन ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि स्क्वाड से व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को संभालने की उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद क्या है, निस्संदेह क्वाड अधिक प्रभावी है, मतलब इसको डाउट मत रखिएगा, ठीक है। भारत की सदस्यता वाले क्वाड संगठन की अहमियत अधिक है। भारत की सदस्यता वाले क्वाड, समझ रहे ना, कि मतलब भारत सदस्य है क्वाड, मतलब जिसमें भारत रहेगा उसकी अहमियत कम हो जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब एक चीज दिख रहा है ना, स्क्वाड में भारत नहीं था ना, स्क्वाड में भारत नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है क्वाड में भारत है। याद रखिएगा ये चीज़, ये कभी कभी ना सीधे सीधे फैक्चुअल बन जाता है। संगठन की अहमियत देखिए, बेशक फिलीपीन चीन का मुखर प्रतिरोध करता है, लेकिन उसकी सैन्य व आर्थिक क्षमता सीमित, तभी तो गया है भाई, तभी तो गया है। चलो चलते हैं, मिल करके मारते हैं पकड़ कर सब लोग रोक देंगे उसको, है ना। तो फिलीपीन को लगा को चलते हैं, माहौल बनाते हैं, पहले माहौल बनाएंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं, है ना। उसके बाद क्या आता है, ये क्या, विदेशी मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार भारत की भौगोलिक सैन्य क्षमताएं और जनसंख्या क्वाड देशों के लिए इसे एक अमूल्य भागीदार बनाती है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सैन्य क्षमताएं, जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, सैन्य क्षमताएं और जनसंख्या के मामले में भारत मतलब क्या, भारत से तुलना करेंगे, जितना लोग सोचते नहीं होंगे उतने समय में भारतीय जनसंख्या बढ़ जाती है काफ़ी कुछ। वो कहते हैं कंपटीशन, तुम थोड़ा सा लेजी हुए नहीं कि अगला आगे निकल गया, ठीक उसी तरह से थोड़ी सी लापरवाही वो लोग थोड़ा सोचना शुरू किए कि यार क्या करें, हम क्या करें, भारत यहाँ जनसंख्या में आगे निकल गया। क्वाड जनसंख्या क्वाड देशों के लिए इसे एक अमूल्य भागीदार बनाती है। अमूल्य जानते हैं ना। भारत की क्वाड में सक्रिय उपस्थिति के साथ क्वाड की भूमिका अटल बनी हुई है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आता है स्क्वाड और भारत। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, स्क्वाड और भारत के बारे में क्या है, कुछ है कि नहीं पॉइंट। कहानी एकदम मस्त सुनते रहिए, ठीक है ना, बिना कहानी सुने मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा आना चाहिए। जब तक आपको पढ़ाई मज़ा नहीं आएगा ना, मतलब कहते हैं ना लंबा समय तक सस्टेन करना बड़ा कठिन काम है, खासतौर से यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम में। ये सब लंबे एग्जाम है एकदम, मतलब धीरे धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। पता चला इसी में एक दिन खूब पढ़ लिया, मजे में सर एकदम हम 15 घंटे पढ़ लिया, हाँ 15 घंटे पढ़ लिया। उसके बाद सर मैं 2 हफ्ता सोया भी हुआ नींद ही नहीं आ रही, पता चला सोए हैं जबरदस्ती के लिए, ठीक है रिलैक्स कर लेते हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, तो क्या मतलब रह गया, ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए, बेशक नए संगठन स्क्वाड में भारत शामिल नहीं है, लेकिन चीन को घेरने में जो भूमिका भारत निभा सकता है वह फिलीपीन कभी नहीं निभा सकता। मतलब क्या, मतलब क्वाड में कौन है, भारत है, भारत के लिए भी चीन समस्या है, स्क्वाड में फिलीपीन है और फिलीपीन के लिए भी चीन समस्या है। तो समझ रहे हैं दोनों का मतलब क्या है, एक तरफ क्वाड एक तरफ स्क्वाड, ठीक है। भारत न सिर्फ दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश है, बल्कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। मतलब सबसे बड़ी आबादी तो ये भाई, ठीक है, आबादी तो बहुत है, बहुत मतलब सर नंबर नहीं याद करते हैं क्या, हाँ फिर तो यही तो, ये भी आपको नहीं पता होगा, फिर तो बड़ा मामला गड़बड़ है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिए जी। इसके अलावा भारत एक बड़ी सैन्य ताकत भी है, सैन्य के मामले में भारत तो भाई है ही ज़बरदस्त। अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं ना, सबसे कहते चलो सेना भर्ती करा दे रहे, सब छोड़ भाग जाएंगे चलो पहले भर्ती लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ करेंगे, मतलब इच्छा शक्ति देखिए कितनी ज़बरदस्त है। चलिए पॉइंट दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा आर्टिकल। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई। अरे सर यूएई कितना बार आएगा, यूएई आजकल बहुत मेहनत कर रहा है जम करके, चले वहीं बस जाए क्या यूएई में, यूएई है।
सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ध्यान रखिए कौन सा सबसे बड़ा हवाई, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल यूएई, ठीक है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, क्या बात है सर, नाम देखिए, ऐसे थोड़े बधाई आती होगी बच्चे का नाम रखे होंगे जबरदस्त एकदम, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने है ना क्या किया, दुबई के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, अब ये पता होना चाहिए कि अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, अल मखदूम से क्लियर हो जाएगा। अब ये नहीं सोचा अल मखदूम कहाँ पे है सर, दुबई में है, अच्छा मैं तो गया था, मैं देखा ही नहीं अल मखदूम, हाँ भाई तुम गए दुबई में जाकर के गली में घूम के चले जाए पता चला दुबई आए, पता चला समझ में नहीं आ रहा है दुबई में है कि भारत में है कि पाकिस्तान में है, बस भाई छोटे से घर में कौन सा दुबई दिख रहा है। खैर, अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल की योजना बनाने की घोषणा अप्रैल 2024 में की। क्या पहुंच गए, क्या भाई साहब, करो कुछ होगा कुछ, यही जिंदगी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट, यह टर्मिनल पूरा होने पर अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 260 मिलियन यात्रियों की होगी, जो विश्व के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से अधिक। अच्छा सर, इतना भी है, 260 मिलियन भाई साहब है ना, याद रखिएगा। $35 बिलियन के अनुमानित लागत वाला नया टर्मिनल 400 विमान गेट और 5 समानांतर रेल रनवे से सुसज्जित होगा, जो विमानन क्षेत्र में दक्षता और पैमाने के लिए नए मानक स्थापित करेगा। क्या बात है सर, कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है ना। उसके बाद जो है दुबई बड़ा चर्चा में है, कितने लोग सुन रहे हैं दुबई सर जाएं क्या, घूम आए, मत जाइएगा, करंट अफेयर्स ही पढ़िए केवल। दुबई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा समर्थित इस टर्मिनल का कुल क्षेत्रफल, याद रखना, याद कर ले, कोई ज़रूरत नहीं है, 70 वर्ग किलोमीटर है। इसकी वार्षिक कार्गो क्षमता 12 मिलियन टन है। इसका आकार ठीक है, इतना मत सोचिए, है ना। ये पॉइंट क्या है, टीसीएस ने पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की। ह्यूमन सेंट्रिक, अच्छा सर, टीसीएस ने बड़ा काम कर दिया क्या सर इतना बड़ा काम ह्यूमन सेंट्रिक ऐसे कभी कभी लगेगा, जब आपको क्वेश्चन में आएगा ना लगेगा टीसीएस कैसे हो सकता है, इतना बड़ा काम टीसीएस करेगा। आपके सामने देखिए करंट अफेयर्स लिखा हुआ है ना, घटनासार पढ़ रहे हैं सर, घटनासार में बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्या करें, याद कर लेते हैं। चलिए, 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस कहाँ पे सर, फ्रांस में है ना, फ्रांस के पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, अच्छा सर मैक्रो हैं, द्वारा आयोजित क्या, चूज फ्रांस शिखर सम्मेलन में भारत की प्रमुख आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो पता ही होगा आपको, ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापित करने की घोषणा की। ठीक बात है, इतना याद रखिएगा। यह फ्रांसीसी कंपनियों को स्टार्टअप्स के ग्लोबल इकोसिस्टम, शिक्षा से जुड़ी तकनीक और अनुसंधान से संबंधित श्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बस वैसे नॉर्मल याद रखिएगा, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ना। उसके बाद ये देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं, ह्यूमन सेंट्रिक एआई मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों में सहानुभूति जैसी खूबियां पैदा करेगा। इससे आर्ट्स एंड कल्चर में एआई के प्रयोग पर फोकस रहेगा। अच्छा ऐसा भी है, देख लीजिए, कभी कभी क्या पता काम दे ही दे 2-4 पॉइंट। यह ह्यूमन सेंट्रिक एआई के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग में अपने अनुभव का प्रयोग करेगा। अच्छा सर, अपना अनुभव प्रयोग करेगा, हाँ अनुभव है। यह नया एआई केंद्र प्रेस के ला डिफेंस क्षेत्र में टीसीएस पासपोर्ट के पास स्थित है, जिसका उद्घाटन ठीक है जून 2024 के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है, खत्म है ना, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये टीसीएस वाला ना। इसकी अत्याधुनिक सुविधा टीसीएस के वैश्विक स्पेस नेटवर्क में 7वीं वृद्धि बन सकता है, जो एम्स्टर्डम, लंदन, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, टोरंटो और टोक्यो जैसे शहरों में नवाचार केंद्रों की श्रेणी में शामिल हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं।
TCS टाटा ग्रुप का सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी, कोई बड़ी बड़ी बात, ये तो आपको पता ही होगा। ये तो सर फेसबुक से हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे कुछ और लगेगा सर हम फेसबुक से पढ़ लेंगे, हमको तो मिला था ये लाइन पढ़ने के लिए। हाँ, फिर इससे काम चल जाएगा। 30-35 क्वेश्चन जो है ना इसी फेसबुक से आएगा। पता चला कि 2 ही क्वेश्चन मिल रहा है, एक क्वेश्चन कहीं पर सुने सुनाए मिल रहे हैं। खैर, टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024। अच्छा, टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स लगाना जरूरी था क्या सर? टाइम्स इसलिए लगा देंगे तो याद रहे। अच्छा, हायर एजुकेशन ठीक है, कि यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग, यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट। अच्छा सर, ये स्टाइल से बोलना पड़ता है क्या? इम्पैक्ट, हाँ क्या है इसमें जरा देखते हैं। ये वाला अपन देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन ने 12 जून 2024 को यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी की। किसने? टाइम्स हायर एजुकेशन, THE, टाइम्स एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हायर एजुकेशन ही रहना चाहिए था ना, टाइम्स लगा दिए। कोई बात नहीं, अपना काम क्या करना, याद कर लें बस। 2 एक क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, मज़ेदार, कट ऑफ निकल जाए, बात खत्म, दुनिया से क्या मतलब है। इम्पैक्ट रैंकिंग दुनिया की एकमात्र रैंकिंग प्रणाली है जो संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों के योगदान को मापती है। अच्छा भैया, कौन? संयुक्त राष्ट्र के स्थिरता लक्ष्यों में विश्वविद्यालयों के योगदान को मापती है। सर इसका भी योगदान मापती है? हाँ, तो कैंटीन में जो हम लोग चाय पीते हैं वो भी मापा जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मापा जाएगा सर। हम तो सर चाउमीन खा के फेंके हुए थे, वो भी मापा जाएगा क्या? हाँ, बहुत कुछ किए होगे भाई साहब कैंटीन में जा कर के, लेकिन बताएंगे थोड़े कि ये सब किए गए हैं। खैर, संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विश्व, ये भी ये पॉइंट आपको पता ही होगा। संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य, कितने विकास लक्ष्य हैं? SDG कितने हैं? 17। पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट हुआ ये, की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों के आधार पर तय की जाने वाली रैंकिंग में प्रतिनिधित्व के हिसाब से भारत पहले स्थान पर। अच्छा सर, कहीं पर तो पहले स्थान पर मिले हम हैं आगे। अच्छा, पहली बार तो यही तो है, खुशी मिलती है पहला सुन करके, है ना। बस दूसरे से खुश हो जाए, क्या करें। THE के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर फिल बैटी, क्या बैटी? फिल बैटी, अच्छा, फिल बैटी के अनुसार टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 में भारत प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष पर है। क्या बात है, कहीं पर तो शीर्ष पे है। शीर्ष वाला चीज़ याद रखिए, बाकी ठीक है। उसके बाद क्या है, रैंकिंग में भारत के 105 संस्थानों ने भागीदारी की। क्या बात है, 105, जबकि 2019 में यह संख्या केवल, अरे भाई साहब इतनी बेइज्जती कर दी है यार। 2019 में 13 थी, केवल 13। क्या मतलब अचीवमेंट है ये तो, मतलब पार्टिसिपेशन ही अचीवमेंट है, बाकी ठीक है जो है। उसके बाद क्या है कि THE के इम्पैक्ट रैंकिंग को विश्व आर्थिक मंच भी मान्यता देता है। ठीक बात है, यह रैंकिंग बताती है कि दुनिया के कौन से उच्च शिक्षण संस्थान मानव सभ्यता के भविष्य को बेहतर बनाने में ठोस योगदान दे रहे हैं। अच्छा सर, योगदान हमारा तो कहीं कुछ पूछा ही नहीं गया भाई, आपका नहीं पूछा गया, बस वैसे ही बता देंगे कि हाँ तुम बहुत योगदान नहीं दे रहे हो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ना। SDG के तीसरे लक्ष्य, अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली, तीसरा लक्ष्य। SDG तीसरा, ये भी कर, अभी आज मान लीजिए स्टैटिक में आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाए, सोचेंगे सर ये तो अलग पूछ लिया। हाँ, तो फिर अलग पूछ लिया। अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली के क्षेत्र में योगदान के आधार पर दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मैसूर स्थित जगतगुरु श्री शिवरात्रीश्वर उच्च शिक्षण संस्थान एवं शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी पहले स्थान पर है। क्या बात है, इसको सर नाम ही नहीं सुने, अगर पता होता तो हम जाकर पहले एडमिशन ना ले लेते, फालतू तुम जाकर कुछ तैयारी कर रहे हैं कहाँ से पता रहेगा भाई, पता तो बहुत कुछ नहीं है, अभी भी नहीं पता है। वही शीर्ष 25 में भारत के कुल 3 संस्थान व 100 की सूची में कुल 5 संस्थान शामिल हैं, याद रखिएगा मन करे। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए, स्वच्छ जल और स्वच्छता के क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में सोलन स्थित शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय का दूसरा स्थान। सारा ऐसे ऐसे लोग दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर एक नाम ही नहीं सुने हैं, मतलब कि जानते ही नहीं है, बस केवल क्या रटे हुए हैं, IIT रटे हुए हैं 2-4 ठो, IIM 2-4 ठो रटे हुए हैं, ये यूनिवर्सिटी रटे हुए हैं 2-4 GNU वगैरह लेकर के, IISc बेंगलुरु वगैरह, सर इतना ही जानते हैं। बहुत होगा एग्रीकल्चर तो सर जानते होंगे, और क्या, ये सब तो नाम ही नहीं कितने लोग जानते होंगे, अब जानते होंगे तो कंपटीशन और बढ़ जाता। शूलिनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान मिला। देखिए ये चीज़, दुनिया के 125 देशों के कुल 2152 संस्थानों ने रैंकिंग में अपना प्रतिनिधित्व दिया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा
पकड़ के रखिए कि क्या पता क्वेश्चन कहीं बन ही जाए, और नहीं बनेगा तो इतना अभी ऐसा थोड़ा है कि कहेंगे कि नहीं सर हमको जो है बस वही मेन लाइन पढ़ा दीजिए। मेन लाइन क्या पढ़ा दें कि मतलब कि मैं यहाँ से गेस कर रहा हूँ बैठ करके कि यही क्वेश्चन आए। अब झूठ बोलने बात अलग है कि यहीं से आएगा सारा क्वेश्चन, खुश एकदम देख रहे हैं मस्ती से, यहीं से आएगा क्वेश्चन, पता चला कुछ मिल ही नहीं रहा है पेपर जाने के बाद है ना। जो कर पाते वो भी नहीं कर रहे वहाँ जा करके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शीर्ष 100 में अमृता विश्वविद्यापीठम को तीसरा और समग्र रैंकिंग में 81वां 81 है ना, वहाँ स्थान मिला है, जो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के टॉप रैंक है। क्या बात है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, लैंगिक समानता क्षेत्र में क्या बात चल रही भाई। लैंगिक समानता क्षेत्र में प्रभाव डालने वाले दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को 15वां। सर ऐसे से नाम कहाँ से छिपे हुए मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, है ना। अब जान लीजिए ये सब कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा कुछ है क्या सर। हाँ यही चीज़ है, जो प्रचार करता है चिल्ला चिल्ला करके ये देखिए सबसे बढ़िया ये देखिए, पता उसको क्या रैंक नहीं आ रही है बस केवल ये देखिए चिल्ला रहा 2 घंटे से। टीएचई की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, सुना ना आप, सिडनी तो जानते ही होंगे भाई, क्रिकेट को देखते तो जानते ही इतना। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के ने समग्र रैंकिंग में 99.7 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। क्या बात है, 98.5 के स्कोर के साथ यूके की यूनिवर्सिटी है। क्या बात है सर, ये सब तो पता ही नहीं था हमको। हाँ 10वें लक्ष्य असमानताओं में कमी पर काम करने वाले दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में भुवनेश्वर स्थित कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को 6वां स्थान मिला। भाई साहब यह रैंकिंग अच्छे रिकॉर्ड पर तैयार की गई, अच्छी बात है। चलिए अब क्या है पॉइंट, लैंगिक समानता सूचकांक। सर ये भी पढ़ना पड़ेगा, लैंगिक समानता सूचकांक। हाँ लैंगिक समानता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा ही है सर क्या। हाँ बहुत ज़्यादा, लड़के आज भी लड़कियों के बगल नहीं बैठते हैं ठीक से बेचारे पता चला समानता बनाने गए थे, है ना, समानता बनाने सोच थोड़ा बैठ जाते हैं एक बार बगल में, पता चला दूसरे दिन से बैठने को मौका ही नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी सीट रिजर्व मिल रही है, और कहीं पर थोड़ा ज़बरदस्ती करने का प्रयास पिटा रहे हैं जा करके बाहर। सर हम तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिटा रहे थे। हाँ ठीक है फिर मिटाओ तुम्हें भी है ना। लैंगिक समानता सूचकांक 2024, लैंगिक समानता सूचकांक 2024। चलिए देखिए स्थिति क्या है पहले। विश्व आर्थिक मंच WEF है ना द्वारा जारी विश्व लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत 2 स्थान नीचे खिसक गया। अरे बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गया, 2 स्थान खिसक गया। हाँ 129वें पहुँच गए भाई साहब, है ना 129वें 129। सर ये तो होगा ही ना सर, जब कुछ करने नहीं देंगे, घूमने टहलने नहीं देंगे, बच्चों साथ पढ़ने नहीं देंगे, बस केवल एक तो बस बॉर्डर बना दिए कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुम्हारे ये अंतर है तुम्हारे वो अंतर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते, तब इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो फिर कैसे समस्या साल होगी, है ना। खैर पॉइंट की बात करते हैं। सूची में आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान। अरे भाई ये रट लो आइसलैंड को, आइसलैंड भाई ने कुछ ज़्यादा मतलब की मेहनत कर दिया है सूची में आइसलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। 12 जून 2024 को जारी वार्षिक रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के भीतर भारत लैंगिक अंतर सूचकांक में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका व भूटान के बाद 5वें स्थान पर है भाई। जबकि पाकिस्तान सबसे नीचे है भाई। पाकिस्तान बात ही अलग है, ये स्पेशल कैटेगरी है ना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है क्या कह रहे हैं। और उसके बाद ये 146 देशों की वैश्विक सूची में सूडान सबसे निचले स्थान पर। सूडान क्या भाई, सूडान कई जगह नीचे पहुंच गया क्या। सूडान सबसे निचले स्थान पर, जबकि पाकिस्तान 3 स्थान नीचे खिसकर 145वें स्थान पर आ गया। अच्छा चलो एक इज्जत बची हुई है एक इज्जत बची सर, पीछे से इज्जत बचा लेते हैं ना, आगे से नहीं बचा सर, पीछे से इज्जत बचा लेते हैं। रैंकिंग तो रैंकिंग पीछे से चाहे नंबर मिले चाहे आगे से नंबर मिले, बीच वाला कोई पूछ ही नहीं रहा है, इसीलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट के अनुसार महिला शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंडों में भी लगातार गिरावट आई है। अच्छा लगातार गिरावट आई है। हाँ सर
माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने सबसे अच्छी लैंगिक समानता प्राप्त की है। अच्छा, जबकि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में देश वैसी सूची में 65वें स्थान पर तो रहेगा ही ना, पता चला कोई है ही नहीं। वहाँ पर जाकर देखिए राजनीति में कोई दिख ही नहीं रहा है, तो फिर तो होगा ही 65वें स्थान पर। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद जो है ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, गत 50 वर्षों में महिला राज्य व राष्ट्राध्यक्षों की दृष्टि से समानता के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। बस कहानी सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट अभी मत खोजिए, अभी क्या है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले इम्पोर्टेंट चर्चा होगी, ठीक है। अभी क्या बस कहानी सुनिए, क्या पता कुछ एलिमिनेशन करके इधर उधर करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन पता चला अभी से शुरू से, मतलब जब भी तैयारी शुरू की पता चला कि हम जो है शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं, मतलब तैयारी शुरू की है तब भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं और लास्ट तक पहुँचते शॉर्टकट ही चल रहा है, कभी डिटेल पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा लोगों को। तो ये थोड़ा सा गलती हो जाती है, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। WEF की रिपोर्ट के अनुसार 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देशों का 2024 में लैंगिक अंतर कितना 64.1% रहा, ठीक है ना। भारत पिछले वर्ष इस सूचकांक में 127वें स्थान पर था। बताइए कहाँ पर हैं हम, कहाँ पर हैं सर, रहेंगे कैसे निकलेंगे सर। पता चला कुछ लोग ट्राई करने लगे जाकर के, हम आज जाकर के जो है लैंगिक जो है मिटा ही देंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ठीक बात है भाई, जाओ घूमो फिर। सूची में 2 स्थान नीचे जाने की मुख्य वजह शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंडों में आई मामूली गिरावट भी है, ठीक है, याद रखिए। वैसे ही WEF रिपोर्ट के अनुसार दुनिया ने लैंगिक असमानता का 68.5% हिस्सा समाप्त कर लिया है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष और लगेंगे, जो इंसानों के 5 पीढ़ियों के बराबर। मतलब सर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चे होंगे, फिर उसके बाद फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे 5 पीढ़ियाँ जाएंगे, फिर उसके बाद तब वो लैंगिक समानता पे आएंगे। अच्छा तब तक हम लोग कहाँ जाएंगे पता चला कि देखिए क्या होता है, ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी की मज़ा भी है, और क्या कि ज़िंदगी में क्या होगा पता नहीं कुछ। चलिए, रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लैंगिक असमानता 0.1% कम हुई है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूचकांक में आइसलैंड के बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन, याद रखिए आइसलैंड के बाद कौन है? फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन शीर्ष 5 देशों में शामिल है, ठीक है। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको स्पीड धीमी लगे तो स्पीड जरूर बढ़ा लीजिएगा, तो मज़ा ही नहीं आएगा, ना तो आपको लगेगा क्या मतलब बोरियस टाइप लगेगा। जल्दी बड़ा ख़त्म करिए, क्या उसमें सोचना है, कुछ नहीं है। सूचकांक भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में देख लीजिए भाई साहब, ये सब ऑलरेडी आगे दिख रहे हैं। रैंकिंग देखिए 99, 117, 122, 124, मतलब रैंकिंग देखिए इन लोगों का, है ना। और भारत है, भारत के नीचे कौन कौन है? अच्छा ये देखो मालदीव, पाकिस्तान बेचारा 145 पे टिका हुआ है, मालदीव 132 पे, मतलब कि हम अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों से भी मतलब पीछे हो जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको जो है ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। सर आज से हम ध्यान रख रहे हैं, कोई पूछेगा ही नहीं, पढ़ाई कर लो भाई, बस वो कोई रास्ता नहीं है पता चला कि रख रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा है। इस सूचकांक में देखिए, अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक को मापने के 4 प्रमुख आयाम है। कौन कौन? आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, मतलब कि आर्थिक भागीदारी में उनका कितना योगदान है, वो कितना मतलब कि अपना पार्टिसिपेंट बढ़ा रही है इकोनॉमी में, ये चीज़। शिक्षा प्राप्ति, पढ़ाई कितना हो रहा है, पता चला बेचारे जो है उनको समस्या है। देखिए रियल में समस्या है अभी भी, है ना, रियल में समस्या है कि मतलब कि उनके पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो फ्रीडम है, ना तो कुछ है, बस केवल एक ही हर कोई पीछे लगा हुआ है कि जो है बस ये नहीं करता, वो नहीं करती, ऐसे दुनिया भर की कहानियाँ चल रही, ठीक है ना। तो समस्या तो है, शिक्षा प्राप्ति बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, स्वास्थ्य में देख ही रहे क्या स्थिति होती है, महिलाओं का ऑलरेडी जो है लाइफ बहुत सेंसिटिव होता है ना, और उस पर भी जो है सुविधाएँ कम होती है तो और समस्या बढ़ जाती है। तथा राजनीतिक सशक्तिकरण, तथा क्या? राजनीतिक सशक्तिकरण। उसके बाद क्या पॉइंट है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर
स्कोर को मापता, ठीक है। शीर्ष 100 सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में अधिकांश यूरोप से हैं, मतलब वो लोग ज़्यादा समानता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी वाले जो लोग कहते हैं ना कि पश्चिमी सभ्यता बुराई करते फिरते रहते हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले देखिए मतलब कि आगे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पॉइंट ये बायो फार्मास्यूटिकल्स एलायंस का गठन। अच्छा, बायो फार्मास्यूटिकल्स एलायंस का गठन। अब इसमें क्या है, इसमें ज़रा देख लीजिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत, बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत की है। कौन कौन की है? भारत है, ठीक बिल्कुल है, यूएसए है, बिल्कुल है, दक्षिण कोरिया है, बिल्कुल है, जापान भी है, यूरोपीय संघ भी है, सब के सब हैं, एक तरफ से हैं, है ना। अब आप कहेंगे चाइना भी है, अरे कहाँ चाइना, दिख नहीं रहा कहीं पे, पाकिस्तान दिख नहीं रहा, बस आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है, भारत है, यूएसए है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जानते हैं? नहीं सर, नॉर्थ कोरिया के पीछे और दक्षिण में है दक्षिण कोरिया, है ना। बाकी जो है जापान और यूरोपीय संघ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गठबंधन की पहली बैठक 3 जून 2024, गठबंधन की पहली बैठक 3 जून 2024 दुनिया की सबसे बड़े दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद ये देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस वैसे जानते रहिए। बायोफार्मास्यूटिकल्स एक प्रकार की चिकित्सकीय दवा है, एक प्रकार की चिकित्सकीय दवा है जो जीवित प्राणियों के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, पशुद्रवों या आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। यह उन दवाओं से अलग है जो विभिन्न रसायनों का उपयोग, बस थोड़ा सा वैसे याद रखिएगा। सर हम हमेशा कुल चीज़ याद ही रख ले क्या? नहीं नहीं, सब नहीं कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज़्यादा नहीं। इन दवाइयों के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से कौन कौन है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डीएनए, आरएनए या एंटीसेंस, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। यह अनुमान है कि अगले 5 से 10 वर्षों में विकसित की जाने वाली लगभग 50% चिकित्सा दवाएं बायोफार्मास्यूटिकल्स होंगी। ध्यान रखिएगा, 50%। कम है क्या? नहीं सर कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, बस खाएंगे कैसे? दवा खाने की कंपटीशन है तो सर इतना दवा बन रहा है, हम कुछ टेस्ट ले पाएंगे नहीं सबका? हाँ फिर ठीक है, मतलब कि दवाओं में भी वैरायटी है कि सर इतनी सारी दवाएं हैं, कितने अच्छे अच्छे दवाएं होंगे, कुछ मीठा होगा, कुछ तीखा होगा, कुछ कैसा होगा, सब पर टेस्ट लेना जरूरी है ना, पता चला एकदम मज़ा कैसे आएगा। हाँ फिर ठीक है भाई, मज़ा लीजिए, क्या करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान दवा आपूर्ति में गंभीर व्यवधान के कारण दुनिया के कई हिस्सों में दवाओं की कमी हो गई है। आवश्यक कच्चे माल और सामग्री का उत्पादन कुछ ही देशों में केंद्रित था, जो महामारी के दौरान बुरी तरह बाधित हुआ। गठबंधन का उद्देश्य भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को क्या करना है? रोकना है, नहीं सर बढ़ाना है। अच्छा, यही सब करना रह गया कि बढ़ाएंगे जबरदस्ती का। इस गठबंधन का उद्देश्य दवा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना और विस्तृत आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र तैयार करना है। साथ ही बायोफार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना। बस वैसे ही याद रखें, नॉर्मल पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं ना, बस उसे देखे रहिए, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती नहीं है। अब इससे रिवीजन में ये सब पॉइंट थोड़े लेके आएंगे, रिवीजन में एकदम शॉर्ट चलेगा, मतलब ये सब हमको लगता है आएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस वैसे थोड़ा मोड़ा पॉइंट 2-1 है और क्या। सैन डिएगो में हुई बैठक में सदस्य देशों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए संबंधित देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान एवं विकास सहायता उपायों के समन्वय करने पर सहमति व्यक्त की। ठीक बात है भाई, सहमति व्यक्त कर दिए। अब पॉइंट क्या आता है? ये 21वीं शांगरी ला वार्ता। अच्छा 21वीं, सर इसके पहले 20वीं पढ़ना पड़ेगा, 20 तक। हाँ सब पढ़िए, एकदम 20वीं पढ़िए, मतलब पहली से लेकर सब पढ़िए, उसके बाद वही जो है वही पढ़िए साल भर। शांगरी सर नाम ही नहीं सुना है कहीं पर। ला क्या होता है? देखिए अब कहानी सुनाते हैं आराम से, तब चीज़ समझ आ जाएगी अपने आप ही। एशिया प्रशांत प्रमुख रक्षा बैठक शांगरी ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण 2 जून 2024 को सिंगापुर में समाप्त हुआ। शांगरी ला वार्ता 31 मई से
2 जून 2024 तक सिंगापुर के शांग्री-ला होटल में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र और दुनिया के अन्य हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, बस वैसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि यह संवाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने, द्विपक्षीय विचार क्या करना है ना, करने के लिए तथा रक्षा मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर सरकारी हितधारकों सहित सुरक्षा पेशेवरों को एक साथ लाता है। बस वैसे ही नॉर्मल ध्यान रखिएगा। शांग्री-ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS कौन संस्थान है, सिंगापुर सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, बस वैसे ध्यान रखिएगा। बैठक का अस्थायी स्थल सिंगापुर का शांग्री-ला होटल है। सर शांग्री-ला होटल कभी गए नहीं हैं, वहाँ पर क्या खिलाया जाता होगा? वहाँ पर चाय पहले पियेंगे जाकर, अच्छा चाय पियेंगे पहले जाकर के, जूता पहन जान देंगे अंदर, सर नहीं, चप्पल पहन जाएंगे, चप्पल भगा देंगे वैसे ही तो कुछ न पहन का हो, तब सर एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर से ही नहीं जाने देंगे, है ना। क्या कहा? सिंगापुर का शांग्री-ला होटल, ये पता नहीं का सिंगापुर में है, शांग्री-ला होटल सिंगापुर में। अब यह बैठक शांग्री-ला वार्ता के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। यह बैठक शांग्री-ला वार्ता के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है शांग्री-ला जेम्स हिल्टन के उपन्यास लास्ट पैराडाइज में वर्णित एक पौराणिक स्थान है। अच्छा भाई साहब, जेम्स हिल्टन को सुने ही नहीं होंगे, उनके उपन्यास कहाँ जानेंगे? लास्ट पैराडाइज कुछ लोग पढ़े होंगे। यह तिब्बती पौराणिक स्थान शंबाला पर आधारित है, जो शांति का एक स्वप्न लोक था। वाह 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 सर, अभी कुछ मजे वाली चीज़ आया है ना, मतलब कि स्वप्न की बात हो रही है, या कहिए कि थोड़ा शांति वाली बात हो रही है, या पौराणिक स्थान की बात हो रही है, या उपन्यास की बात हो रही है, या थोड़ा सा मतलब कि ये जो है एक राइटर क्या आया है, एक उपन्यासकार आया, अपनी फीलिंग दिया होगा, मतलब ये सब बातें हो रही हैं सर ऐसे करंट अफेयर्स रहे तो मज़ा आता है पढ़ने में पढ़ाने दोनों। जो पहाड़ों से ऊंचा और दुनिया से कटा हुआ था, क्या बात है, देखो क्या लिखा है कि जो पौराणिक स्थान है, यह तिब्बती पौराणिक स्थान शंबाला पर आधारित है, जो शांति का एक स्वप्न लोक था, जो पहाड़ों में ऊंचा और दुनिया से कटा हुआ था। बस वैसे ही सिंपली सुने रहिए कहानी। उसके बाद क्या पॉइंट है इसमें, देखिए क्या है कि शांग्री-ला वार्ता एशिया प्रशांत के देशों के लिए ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करती है जहां वे क्षेत्र की सुरक्षा समस्याओं पर चर्चा करने और समाधान खोजने का प्रयास कर सकें। ठीक है ना, तो बस वैसे जो है ध्यान रखिएगा। इसका श्रेय ब्रिटिश रणनीतिकार सर जॉन चिपमैन को दिया जाता है। सर चिपमैन लंदन स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के प्रमुख थे। बस वैसे थोड़ा सा जानते रहिए। अब करंट अफेयर्स तो भाई पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ाना पड़ेगा। पता चला कि नहीं हम जो है बस इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट हर चीज़ नहीं खोई जा सकती ना। उन्होंने 1990 के दशक में सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कॉन यू से संपर्क किया ताकि क्षेत्र के रक्षा मंत्री के लिए क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बनाया जा सके। बस वैसे ध्यान रखिए। उसके बाद ये क्या है, पहला एशियाई सुरक्षा सम्मेलन या शांग्री-ला वार्ता 2002 में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट है ना कि 2002 में आयोजित की गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण यह आयोजन 2020 और 21 में रद्द कर दिया गया था। कौन सा? शांग्री-ला वार्ता। कौन वार्ता? शांग्री-ला वार्ता। अब देखिए क्या है पॉइंट ये कि शांग्री-ला वार्ता 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक शांग्री-ला वार्ता। अच्छा सर 3 है, 3 दिन चलेगा? नहीं, बस वैसे जानते रहिए। लेकिन मुख्य कार्यक्रम दूसरे दिन होता है, मतलब कि पहले दिन वार्म अप चलता है क्या सर पहले दिन वार्म अप होता है, फिर उसको दूसरे दिन मेन कार्यक्रम चलेगा, मेन प्रोग्राम चलेगा। इसका उद्घाटन प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव द्वारा किया जाता है। इस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने प्रमुख सत्र का उद्घाटन किया। तो ये भी थोड़ा सा वैसे जो है ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट देखिए कि चीनी रक्षा मंत्री प्रायः अगले दिन के सत्र की शुरुआत करते हैं। अगले दिन के सत्र की शुरुआत करते हैं। इस वर्ष चीन का प्रतिनिधित्व उनके रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग ने किया। किसने किया? एडमिरल डोंग ने किया, जानते रहिए नाम। उसके बाद क्या है ये देखिए, इस वार्ता में इंडोनेशिया, मालदीव, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। बस रैंडम चीज, ठीक है। अगर वार्ता बस इतना याद रखिएगा, अगर कौन कौन है, इंडोनेशिया है, मालदीव है, फ्रांस है, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का ध्यान रखिएगा, उत्तर कोरिया कहीं सुनाई नहीं दे रहा है ना, कि दक्षिण कोरिया ही मतलब हर जगह दिखाई दे रहा है। उसके बाद सम्मेलन के यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और कौन, खत्म हो गया क्या? अच्छा, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस होर्टा ने भी भाग लिया। ठीक है। उसके बाद क्या था, इस बार भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। क्या बात है, इंपॉर्टेंट तो ये लाइन थी, कहानी सब फालतू पढ़े जा रहे हैं ना। इस बार भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांगरी लॉ डायलॉग को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा, कौन थे बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उम्मीद है सारी की सारी कहानी आपको समझ में आई होगी। बाकी ये वाला पॉइंट जो है इसको शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, है ना। ये तो देखो न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ तो पूरा पता है, बस ये थोड़ा डिटेल चल रहे हैं। फिर उसके बाद शायद देखेंगे, आय दृष्टि अगर आ जाएगी तो हम जो है उसको शुरू करेंगे, है ना। करंट अफेयर्स पूरा चलता रहेगा। बाकी आज के लिए इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है।